मैं वही मेट्रो लेकर घर लौटता हूँ, थके हुए शरीरों और शांत होती सोच के उस रोजमर्रा के प्रवाह में घुलता हुआ। उस शाम मेट्रो का डिब्बा असामान्य रूप से भरा हुआ था। संयोग से मुझे वरिष्ठ नागरिकों की सीट मिल गई थी। बैग मेरी गोद में था और दिमाग अब भी अधूरे कामों और अनपढ़े संदेशों में उलझा हुआ। मेट्रो अपनी जानी पहचानी लय में चल रही थी, धातु की गूंज, अचानक रुकावटें और धुंधली घोषणाएं। मेरी सीट के पास ही कुछ मजदूर जमीन पर बैठे थे, दरवाजे के पास बची थोड़ी सी जगह में सिमटे हुए। उनके कपड़े घिसे हुए थे, निर्माण स्थलों की धूल और धूप में बिताए लंबे घंटों के निशान साफ दिखते थे। वे आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे, ये सोचे बिना कि कोई सुन रहा है या नहीं, शायद इसलिए कि जीवन ने उन्हें सिखा दिया था कि उनकी बातें अक्सर कुछ नहीं बदलती। उनकी बातचीत अपने ठेकेदार के इर्द गिर्द घूम रही थी। एक ने उसकी बदतमीजी की शिकायत की, कैसे वो बिना वजह चिल्लाता है और मनमाने ढंग से मजदूरी काट लेता है। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा कि उनका मालिक बहुत चालाक है, हमेशा पैसा बचाने वाला, हमेशा फायदे में रहने वाला। उनकी हंसी में कड़वाहट थी, लेकिन हैरानी नहीं। ये सब उनके लिए सामान्य था। फिर किसी ने दिवाली का जिक्र किया। इस साल मालिक ने बहुत मिठाइयाँ और तोहफे बांटे, उसने कहा। धंधा बहुत अच्छा चला है। उसने ग्राहकों की तरफ से अफसरों की जेबें भी गर्म की है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेट्रो धीमी हुई, लाइटें झपकने लगी। और हमें? दूसरे मजदूर ने धीरे से पूछा। हमें तो बस नाम का बोनस मिला। इस महंगाई में उसका क्या होगा? चावल महंगा है, तेल महंगा है। हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े तक नहीं आ पाएंगे। उनकी बातें भीड़ से ज्यादा भारी लग रही थी। एक आदमी फर्श की ओर देखते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, मानो कोई स्वीकारोक्ति कर रहा हो, इस बार मैं दिवाली पर घर नहीं जाऊंगा। बस पैसे भेज दूंगा, वही संभाल लें। सफर ही बहुत महंगा पड़ता है। कोई जवाब नहीं आया। न सलाह, न दिलासा, सिर्फ साझा समझ। मैं वहां बैठा, अचानक अपने चमकते जूतों और दफ्तर के आईडी कार्ड के प्रति सचेत हो गया। काम का बोझ, डेडलाइन और तनाव को लेकर मेरी शिकायतें मुझे बेहद छोटी और शर्मनाक लगने लगी। ये लोग बिना सुरक्षा के जिम्मेदारियां उठाते थे, बिना उत्सव के त्योहार मनाते थे और बिना पहचान के बलिदान देते थे। जब मेरा स्टेशन आया, मैं धीरे से उठा। मेट्रो के दरवाजे खुले और वो क्षण भीतर ही समा गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, उनकी आवाजें पीछे रह गईं, धीरे धीरे गूंजती हुई, ये याद दिलाने के लिए कि कुछ लड़ाइयां हर दिन चुपचाप बिना तालियों के लड़ी जाती है। मेट्रो शहर के भीतर अपनी धीमी यात्रा जारी रखे हुए थी, मानो एक ही दिशा में चलती अनगिनत जिंदगियों का बोझ उठाए हो। जमीन पर बैठे मजदूर कुछ देर के लिए और शांत हो गए, जैसे हर आदमी अपनी चुप्पी को तौल रहा हो। फिर उनमें से एक ने फिर से बात की, इस बार उसकी आवाज पहले से भी धीमी थी। इस बार मैं गांव नहीं जाऊंगा, उसने कहा। त्योहार के लिए बस पैसे भेज दूंगा। उसके शब्दों में सहानुभूति की कोई मांग नहीं थी। वे एक पहले से स्वीकार किए गए निर्णय की तरह सीधे आकर ठहर गए। वो फर्श की ओर देखता रहा, उंगलियों से धातु पर अदृश्य रेखाएं खींचता हुआ। सफर बहुत महंगा है, और वैसे भी वहां जाकर क्या लाऊंगा? कुछ दिनों का उत्सव और फिर वही परेशानियां। पैसे भेजना बेहतर है, कम से कम बच्चे ठीक से खा सकेंगे। दूसरा मजदूर अचानक उसकी ओर मुड़ा। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब भी थोड़ा प्रतिरोध बचा हुआ था। क्यों पूरी जिंदगी गुलाम की तरह काम करना चाहते हो? उसने गुस्से से नहीं, बल्कि शांत बेचैनी के साथ पूछा। पैसा जरूरी है, हाँ, लेकिन जीना भी तो जरूरी है। त्योहार साल में एक बार आते हैं। बच्चे तुम्हें देखना चाहते हैं, सिर्फ पैसे नहीं। कभी कभी भागना रोककर सांस लेना भी जरूरी होता है। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। मेट्रो गूंजती रही, लाइटें फिर से झपकी और शहर खिड़कियों के बाहर से एक उदासीन गवाह की तरह भागता रहा। आसपास के यात्री अपनी अपनी दुनिया में डूबे थे, इस ईमानदार बातचीत से अनजान। मैंने पोल के पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी को देखा, जो बिना टोके सब सुन रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में सोच, न किसी पक्ष का समर्थन, न विरोध। जब उसके स्टेशन की घोषणा हुई, उसने धीरे से अपनी शॉल ठीक की। जाने से पहले उसने हल्का सा सिर हिलाया, मानो संघर्ष और प्रतिरोध दोनों की सच्चाई स्वीकार कर रहा हो। वो स्थिर कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा। मेट्रो रुकी, दरवाजे खुले और वो बिना पीछे देखे उतर गया। कोई सलाह नहीं दी गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया, लेकिन उसकी वो खामोश स्वीकृति हवा में ठहर गई, ये याद दिलाने के लिए कि गरिमा न तो केवल त्याग में है, न केवल आनंद में, बल्कि सीमित विकल्पों के बीच सचेत चुनाव करने में है। ट्रेन फिर से चल पड़ी। उस पल का भार मेरे भीतर बैठ गया। कुछ बहसों को जीतने की जरूरत नहीं होती, बस सुने जाने की जरूरत होती है।
लगभग 1 महीना बीत गया। मेट्रो वैसी ही थी, भीड़भाड़, बेचैन, उदासीन, लेकिन चेहरे जगहों से तेज बदलते हैं। मैं हमेशा की तरह पोल के पास खड़ा था कि तभी उन्हें फिर से देखा। वही मजदूर दरवाजे के पास जमीन पर बैठे थे। कपड़े बदले हुए थे, लेकिन उनकी देहभाषा, लंबे दिनों से समझौता कर चुकी थकान, वही थी। उनमें से एक ने अचानक ऊपर देखा और मेरी आंखों से नजर मिली। एक पल में पहचान हो गई। मैं पास गया और मुस्कुराया। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ है? मैंने धीरे से पूछा, जो पिछली बार जिंदगी जीने की बात कर रहा था। मजदूर हल्के से मुस्कुराया। वो अब बड़ा व्यापारी बन गया है, उसने कहा। मैंने हल्की सी भौहें उठाई, हैरानी से नहीं, जिज्ञासा से। तो तुम भी एक दिन बड़े आदमी बनोगे, मैंने आशीर्वाद की तरह कहा। वो धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुराया। नहीं साहब, हम जैसे हैं वैसे ही खुश है। कमाते कम है, लेकिन पर्याप्त है। बड़ा बनने से ज्यादा शांति जरूरी है। उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ स्पष्टता। मेरे स्टेशन की घोषणा हुई। मैंने शॉल ठीक की और एक कदम पीछे हट गया। फिर मिलेंगे, मैंने कहा। उसने सम्मान से सिर हिलाया। मेट्रो धीमी हुई, दरवाजे खुले और मैं प्लेटफॉर्म पर उतर गया। ट्रेन आगे बढ़ गई, उन्हें उनकी अपनी शांत यात्रा में ले जाती हुई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि सफलता के कितने रूप होते हैं और सच्चा संतोष किसी स्पष्टीकरण का मोहताज नहीं होता। कुछ समय बाद सच्चाई चुपचाप मेरे पास पहुंची, बिना किसी घोषणा के। जिस मजदूर के बड़ा व्यापारी बनने की बात हुई थी, वह न तो संयोग से पहुंचा था, न सिर्फ मेहनत से। उसने अपने मालिक को धोखा दिया था। जिस आदमी ने उसे काम के दांव पेंच सिखाए थे, उस पर भरोसा किया था, उसी भरोसे का उसने इस्तेमाल किया। सही समय पर अलग हुआ, ग्राहकों को साथ ले गया और तेजी से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। फिर आया वैभव, महंगी गाड़ियां, फैलता कारोबार और नाम। वो बहुत अमीर हो गया था। लोगों ने इसे होशियारी कहा, कुछ ने साहस, किसी ने वफादारी की बात नहीं की। जब ये सुना तो मुझे मेट्रो की वो बातचीत याद आई, गुलाम की तरह न जीने की बात। शायद उसने भी वही चुना था, लेकिन कहीं न कहीं आजादी विश्वासघात में बदल गई थी। मैंने उसे दोषी नहीं ठहराया। भूख, अपमान और वर्षों की उपेक्षा नैतिक सीमाओं को धुंधला कर देती है। फिर समय बीता। एक शाम वही मजदूर फिर मिले। साहब, एक ने कहा, याद है वो जो बहुत अमीर हो गया था? अब वो परेशान है, बहुत परेशान। उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया। नशा, झगड़े, अपराध। पुलिस, वकील, पैसा बह गया। बेटे को बचाने के लिए उसने सब बेच दिया। फिर भी कुछ नहीं बचा। अब वो फिर गरीब है, उसने कहा। पैसों में नहीं, शांति में। मैंने बिना टोके सुना। अमीर या गरीब कई बार बदलता है, मैंने कहा, लेकिन शांति ही बताती है कि हम वास्तव में कहाँ खड़े हैं। वे सिर हिलाते रहे, सहमति में नहीं, समझ में। दरवाजे खुले, मैं उतर गया और मेट्रो अपनी कहानियां आगे ले गई, कुछ चढ़ती हुई, कुछ गिरती हुई, सब अपने अपने ढंग से सिखाती हुई।